बेटा बात करना बंद करो। देखो वेरिएबल मास कंसेप्ट है क्या आपका, जैसे हम लोग रॉकेट प्रपल्शन की बात करें, आपको पता है कि भाई हम लोग अगर स्पेस में जाएंगे तो स्पेस में एयर तो है नहीं, तो इसका मतलब वहां पर हम प्रोपेलर वाले कंसेप्ट से कभी भी स्पेस में नहीं जा सकते, क्योंकि एयर नहीं है तो वहां पे थ्रस्ट फोर्स ही नहीं एक्ट करेगा। तो बेसिकली हमें स्पेस में अगर मूव करना है तो स्पेस में मूव करने का एक ही तरीका है, वेरिएबल मास कंसेप्ट। वेरिएबल मास कंसेप्ट यही है कि अगर हमारे पास जो हमारा एयरक्राफ्ट है या जो हमारा स्पेसशिप है वो अगर गैसेस रिलीज करे, तो अगर वो गैसेस को बताओ लेफ्ट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज करेगा तो बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से उसे फोर्स बताओ किधर लगेगा, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। भाई जैसे अभी हम लोग साइकिल यूज करते हैं तो साइकिल में हम लोग कंसेप्ट क्या होता है, पैडलिंग करते हैं। आप पैडलिंग मत करो, आप क्या करो उसमें 2 गैस सिलेंडर लगा दो आप, और 2 गैस सिलेंडर आप यूज करने के बाद उसमें जो है ना, अगर मैं बात करूं 2 इंजेक्टर लगा दो। इंजेक्टर का काम, इंजेक्टर मतलब जिसका बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शन हो, बताओ क्रॉस सेक्शन बहुत स्मॉल होगा तो वहां पर जो गैस बाहर निकलेगी बताओ बहुत हाई स्पीड से बाहर जाएगी आपके। तो जैसे ही आप उसके नोजल को ओपन करोगे बताओ गैस पीछे की तरफ जाएगी आपके, बताओ ऑटोमेटिकली, बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बताओ आप आगे की तरफ मूव करने लोगे, तो आपको पैडलिंग करने की जरूरत ही नहीं जब तक उन दोनों कंटेनर में गैस है और गैस इंजेक्टर से बाहर निकल रही है। बताओ आप क्या, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहोगे। यही सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट रॉकेट का भी होता है। तो रॉकेट में मेनली जो है ना, जो चैम्बर्स होते हैं ना, उसमें वो मेनली जो चैम्बर्स है वो सब जो है ना आपके क्या है, वो लिक्विड है, लिक्विड फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। वो कंप्रेस्ड लिक्विड होता है, हाई प्रेशर कंडीशन वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जैसे ही वहां पे टेम्परेचर गेन होता है बताओ वो लिक्विड क्या होता है, वो आपके गैसेस के फॉर्म में इजेक्ट होता है, और जब वो इजेक्ट होता है वही गैसेस एक तरीके से बर्न करती हैं आपके पास, और जैसे वो बर्न करती हैं तो गैस नीचे की तरफ गई तो उसने उसको क्या किया, ऊपर की तरफ मूव करा दिया आपका। ये बेसिक सा कंसेप्ट होता है आपका। इन्हीं को हम लोग नाम भी देते हैं क्या, थ्रस्टर्स बोलते हैं बेसिकली। तो थ्रस्टर्स बेसिकली हमें क्या करते हैं, ये यहाँ पे कोई मशीनरी नहीं है, यहाँ पे कोई मोटर नहीं है आपके पास, यहाँ पे कोई इंजन नहीं है, बस थ्रस्टर का काम ये है कि जिस डायरेक्शन में गैसेस रिलीज हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलता। अब देखो इसको समझते हैं जब, देखो वेरिएबल मास कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग एक फोर्स यूज करते हैं जिसे हम एफ की बात करें, हम इसे कई जगह थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, या फिर कई जगह हम लोग रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। सब लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दो पहले। ये एफ फोर्स जो आपका डिफाइंड है, दिस इज डिफाइंड एज म्यू इनटू वी रिलेटिव वेक्टर। ये फॉर्मूला आपके पास है, एफ इज इक्वल टू, दिस इज म्यू इनटू वी रिलेटिव वेक्टर। म्यू आपके पास क्या है, अगर म्यू की बात करें, म्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब म्यू आपको ये बता रहा है कि टाइम के साथ ही कैसे चेंज हो रहा है। तो म्यू की वैल्यू आपके पास एक तरीके से डीएम बाई डी टी है, मॉड लगा दे रहे हैं क्योंकि मास बेटा इंक्रीज भी कर सकता है, मास आपका डिक्रीज भी कर सकता है। तो म्यू में आपके पास दिस इज मॉड ऑफ डीएम बाई डी टी है, जिस रेट से मास यहां पर चेंज हो रहा है। यहां पे ध्यान रखना जो वी रिलेटिव है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम है। ये रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, सिस्टम के रिस्पेक्ट। अब देखो इसको थोड़ा समझना, अभी मैं इसको डिराइव भी करा रहा हूं, पहले डेरिवेशन तो सेकेंडरी है, प्राइमरी पहले उसका एप्लीकेशन तो समझ लो। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, और ये अभी हम लोगों को आगे हम लोग बात करेंगे ना, हमें हीट एंड थर्मो में भी कंसेप्ट मिलेगा, रोटेशन में भी ये कंसेप्ट मिलेगा, और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी ये कंसेप्ट मिलेगा। तो हर जगह हम इसकी बात करेंगे, रिएक्शन फोर्स की बात करेंगे। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहला इसको 2 केस में डिवाइड करते, केस 1,
केस 1 है हमारे पास, जो मास है m, ये इंक्रीजेस विद टाइम है। तो अगर ये इंक्रीजेस विद टाइम है तो म्यू की वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, dm बाई डी टी। म्यू की वैल्यू क्या, प्लस dm बाई डी टी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिस्टम है, और ये इसका m मास है। बताओ ये मास आपके लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पे लगातार वो dm मास है, और dm मास अगर इसकी तरफ मूव कर रहा है तो ये dm मास इस सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में किससे मूव कर रहा है, v रिलेटिव वेक्टर से मूव कर रहा है। ठीक, अब बताओ अगर मैं यहां पर अपना F फोर्स की बात करूं, F बताओ ये क्या हो जाएगा, F थ्रस्ट बताओ किसके बराबर जाएगा, म्यू की जगह जाएगा प्लस का dm बाई डी टी इंटू v रिलेटिव वेक्टर। ये यही तो हुआ, बहुत ध्यान देना सब लोग। बताओ यहां पर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, एफ टी लिख देता हूं, थ्रस्ट मैग्नीट्यूड बताओ इसका क्या हो जाएगा, दिस इज एफ टी इज इक्वल टू, भाई डीएम बाई डी टी तो हमेशा पॉजिटिव है, तो सिंपली डीएम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब बताओ डायरेक्शन की बात करें, डीएम बाई डी टी स्केलर है, पॉजिटिव स्केलर है, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, वी रिलेटिव। तो यहां पर इसका जो डायरेक्शन होगा, along the direction of v रिलेटिव वेक्टर, इसका मतलब अगर सिस्टम पे ये v रिलेटिव इस डायरेक्शन पे है तो बताओ इस पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स बताओ क्या होगा, बताओ v रिलेटिव की डायरेक्शन में ही लगेगा। v रिलेटिव इस डायरेक्शन में है तो सिस्टम पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, सेम डायरेक्शन में आपका सेट करेगा। और फॉर्मूला इसका क्या हो गया, dm बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, F थ्रस्ट किसके बराबर हो गया, म्यू इंटू वी रिलेटिव। पहले बेटा इसे कंप्लीट करो केस 1 करके, ऐसे वो बुकलेट में नहीं दिया हुआ है, अलग अलग आप नोट करिए इसे। ये जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला है, अब देखिए ध्यान दीजिए, केस 2 की बात करते, बेटा बात करना बंद करो। देखो यहां पर केस 2 की अगर मैं बात करूं, बताओ अब मास डिक्रीज कर रहा है, देखो हमेशा ध्यान, म्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर म्यू की बात करें, अगर मास डिक्रीज कर रहा है तो डीएम बाई डी टी निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव करने के लिए माइनस डीएम बाई डी टी कर देंगे, ठीक है ना, इस क्योंकि म्यू हमेशा रेट है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बताओ हम लोगों ने एफ रिएक्शन की बात करें या एफ थ्रस्ट लिखा था मैंने, बताओ क्या फॉर्मूला था, म्यू इंटू वी रिलेटिव वेक्टर। अब बताओ ये एफ थ्रस्ट हो जाएगा, दिस इज माइनस डीएम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव वेक्टर। अब बताओ इसको अगर लिखूं मैं, एफ टी इज इक्वल टू, बताओ ये डीएम बाई डी टी हो गया, बताओ ये माइनस अगर मैं इसके साथ लिखूं, बताओ माइनस वी रिलेटिव वेक्टर हुआ। बताओ डायरेक्शन एक तरीके से इसका किसके अलोंग है आपके पास, माइनस वी रिलेटिव। इसका मतलब अगर मेरे पास ये इस सिचुएशन है, ये m है, अब बताओ इससे dm मास दूर जा रहा है v रिलेटिव वेक्टर से, तो बताओ इस पे लगने वाला f रिएक्शन बताओ किधर लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा।
तो ध्यान रखना, जब पॉजिटिव है तब वी रिलेटिव के अलोंग, और जब मास डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या होगा, वो माइनस हम इसके साथ अगर मैनेज कर ले तो माइनस का वी रिलेटिव वेक्टर हो गया। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड अभी वही है, मैग्नीट्यूड एफ टी की बात करें तो वही है म्यू इंटू वी रिलेटिव, और डायरेक्शन एक माइनस है तो इसका मतलब ये क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव वेक्टर। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ये वेरिएबल मास कंसेप्ट का क्वेश्चन आए ना, डायरेक्शन से पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगर डायरेक्शन गलत ले लिया आप, तो सबसे पहले ये चेक करो उसमें कि मास इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, पहले ये डिसाइड हो गया। अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो जिधर वी रिलेटिव है फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और अगर मास डिक्रीज कर रहा है जिधर वी रिलेटिव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। बस सीधा सीधा फंडा आपके पास है, कंप्लीट करो। हाँ पहले तो अल्टीमेटली अब देखो, अभी डेरिवेशन पे आ रहे हैं, बट मेन हमारे पास फॉर्मूला ये हो गया, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, थ्रस्ट फोर्स कोई पूछता है तो फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू इंटू वी रिलेटिव। ठीक, म्यू यहां पे हमेशा पॉजिटिव होगा, म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी आपके, मॉड ऑफ डीएम बाई डी टी। इंक्रीज है तो प्लस डीएम बाई डी टी, डिक्रीज है तो माइनस डीएम बाई। तो फॉर्मूला हो गया म्यू इंटू वी रिलेटिव। डायरेक्शन के लिए सिंपल सा फंडा, आप पहले चेक करो मास इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है वी रिलेटिव के अलोंग, डिक्रीज कर रहा है अपोजिट टू वी रिलेटिव वेक्टर। बताओ इतनी बात सभी को क्लियर। अब देखो इस बात को थोड़ा सा समझ भी लेते हैं, आखिर ये आया कहां से आपके पास, ये नोट कर रहे हैं ना सभी लोग। देखो ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं इन एब्सेंस ऑफ कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे थे, सब लोग मैं बेटा ध्यान दो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थे। ठीक, हमारे पास यहां पर ये एक मास m था, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वेक्टर थी। ध्यान रखना हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आई जे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और यहां पर ये डीएम मास ये इस पे ऐड हो रहा था, और इसकी वेलोसिटी थी v रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। ठीक, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है एक तरीके से, और अगर जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात करें तो ये पूरा सिस्टम, अब बताओ मास m प्लस डीएम हो गया, बताओ इसकी स्पीड बताओ कितनी हो गई, v से v प्लस डीवी हो गई। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन, इन दोनों के बीच कोलिजन हुआ तो बताओ ये क्या हो गया, v से जो मूव कर रहा था एक पार्टिकल टकराया आके तो उसकी स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हो गया, dv का इंक्रीमेंट। अब बताओ हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, अब जैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे ना, एक प्रॉब्लम है, कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग लगाते हैं, और यहां पर ये वी रिलेटिव दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, ये वी रिलेटिव से किसने देखा, एम मास। तो सबसे पहला काम है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। बताओ वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ये है वी रिलेटिव वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये v वेक्टर है। बताओ इन दोनों को ऐड कर दें तो वेलोसिटी ऑफ dm किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कितना आ गया ये, v रिलेटिव प्लस v वेक्टर। ध्यान रखना मैं आई जे कैप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग v वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी लिख रहे हैं। बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अब लगा सकते हैं, तो m इंटू वेक्टर v प्लस का dm इंटू क्या हो गया, v रिलेटिव प्लस v वेक्टर इज इक्वल टू, बताओ ये क्या हो जाएगा, m प्लस डी एम इंटू, बताओ ये वेक्टर v प्लस वेक्टर dv आ गया, मल्टीप्लाई करते ये आएगा m इंटू वी वेक्टर प्लस dm इंटू वी रिलेटिव वेक्टर प्लस का dm इंटू वी वेक्टर
बताओ यहां से क्या आएगा, m वेक्टर v प्लस m इंटू डी वी प्लस dm इंटू वी वेक्टर। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी दो डिफरेंशियल एलिमेंट का प्रोडक्ट आ जाए ना, हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू हो जाती है। बताओ ये वाला, देखो फाइनली हमारे पास क्या बच गया यहां पर। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे आया दिस m इंटू वेक्टर dv इज इक्वल टू, बताओ किसके बराबर आया, dm इंटू v रिलेटिव वेक्टर। बताओ अगर dt से डिवाइड कर दे तो m इंटू dv बाई dt इज इक्वल टू dm बाई dt इंटू v रिलेटिव वेक्टर। अब बताओ यहां पे मास इंक्रीज कर रहा था तो ये dm बाई dt की वैल्यू यही तो म्यू के बराबर है। बताओ m इंटू डीवी बाई डी टी क्या हो गया, उस मोमेंट पे लगने वाला फोर्स यही तो हो गया, इसी को तो हमने थ्रस्ट फोर्स बोला है। ये बताओ dm बाई डी टी म्यू इंटू वी रिलेटिव, बताओ यही तो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने याद किया हुआ है। बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बहुत आसानी से हम जस्टिफाई कर लेते हैं, दिस इज म्यू इंटू, तो आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा यार, बस आप फॉर्मूला याद रखो सीधे सीधे। अगर रिएक्शन फोर्स निकालना है क्या फॉर्मूला है, म्यू इंटू वी रिलेटिव वेक्टर। डायरेक्शन का फंडा, मास इंक्रीज कर रहा है वी रिलेटिव के लॉन्ग, मास डिक्रीज कर रहा है उसके अपोजिट। देखो आपको बुकलेट मैंने उसका डेरिवेशन दिया है, जितना नहीं दिया वो बुकलेट में ही नोट करिए। हाँ पहले तो बात यहां तक सभी को क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, बात करना बंद करो सभी लोग। तो क्वेश्चन में पहला काम तो आपका सिर्फ इतना ही है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि एफ रिएक्शन लगेगा नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा। सभी लोग अटेम्प्ट करिए, पेज नंबर 14 पे एग्जांपल 35। हाँ बताओ इसमें एफ रिएक्शन एक्ट करेगा या नहीं करेगा, कितने लोग मुझे आंसर करेंगे। एफ रिएक्शन की अगर बात करें कितने, बताओ किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कितने लोग मुझे आंसर करेंगे। हाँ बताओ, बात करना बंद करो। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस केस की अगर मैं बात करूं, जब यहां पर बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो तो है क्या, पूछा क्या गया। तुम्हारे पास यहां पर फोर्स एफ लग रहा है और एफ एक कांस्टेंट फोर्स है, ठीक। और किसी टाइम t इज इक्वल टू टी की अगर मैं बात करूं तो t इज इक्वल टू टी पे ये आपके स्पीड इसकी कुछ v हो गई होगी, ठीक। अब बताओ यहां पर जो सैंड स्पिल हो रही होगी इस पे, अगर मैं ये कोई डीएम मास की बात करूं
तो देखो अब मुझे सबसे पहला हमें वी रिलेटिव देखना होता है। तो देखो यहां पे मास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मतलब यहां पर स्मॉल एम की बात करें तो स्मॉल एम बताओ इंक्रीज कर रहा है। अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो आपको पता है जिधर वी रिलेटिव होगा, बताओ आप क्या एफ रिएक्शन उसी डायरेक्शन में तो होगा। अब बताओ मैं इसके फ्रेम में चला गया, अब बताओ एक तो इसके पास वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और एक बताओ इसको जो वी रिलेटिव मिलेगी, बताओ यही स्पीड पलट के मिल जाएगी। बताओ वी रिलेटिव किसके बराबर होगी, बताओ क्या वी के बराबर होगी। क्योंकि हम अगर इस पे बैठे हुए हैं तो यही वाली तो स्पीड बताओ गायब हो जाएगी, पलट के इसको इधर मिल जाएगी। अब देखो ये एक वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसके कारण रिएक्शन किधर लगेगा, डाउनवर्ड। बट उससे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मोशन किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो हमें वर्टिकल से तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसलिए इस कंपोनेंट में तो हम इंटरेस्टेड भी नहीं है कि इससे कोई लेना देना नहीं। अब बताओ मेरे पास v रिलेटिव इस डायरेक्शन में है तो बताओ यहां पे लगने वाला f रिएक्शन, बताओ इसमें जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली म्यू इंटू वी होता है, म्यू इंटू वी रिलेटिव। और यहां पर म्यू इंटू वी रिलेटिव की वैल्यू बताओ किसके बराबर हुई। मतलब अपने में एक क्वेश्चन यही है कि एफ रिएक्शन की डायरेक्शन बताओ किधर होगी, लेफ्ट या राइट। तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, वो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन। इसका रीजन क्या हुआ आपका लेफ्ट डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि आपको वी रिलेटिव चाहिए। तो हम इसके फ्रेम पे बैठे, जब फ्रेम पे बैठे तो ये वेलोसिटी पलट के इसको सैंड पार्टिकल को मिलेगी। तो वी रिलेटिव लेफ्ट में है, मास यहां पर इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्शन यहां पर क्या होती है, अगर मास इंक्रीज करता है along the direction of v relative vector। v relative vector बेटा ध्यान समझना। तो ये क्लियर हो गया कि रिएक्शन फोर्स किधर लेके, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक। और उसने यहां पे मास इंक्रीज हो रहा है, उसने dm by dt की वैल्यू प्लस साइन के साथ है, इसकी वैल्यू आपकी म्यू के बराबर है। ये क्वेश्चन में उसने गिवन दे रखा है, ठीक। यहां तक कहानी सभी को क्लियर, पक्का, ठीक। अब देखो अगर मैं इस केस की बात करूं यहां पर, वत्सल बताओ इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है बताओ बेटा, फोर्स एक्ट कर रहा है ना भाई, यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमने जब इसे डिराइव किया। बेटा लास्ट वाले सबसे पीछे दोनों लोग बहुत अलर्ट रहना, मैं दोनों को भगा दूंगा क्लास से। तुम इधर शिफ्ट हो, इधर लेफ्ट में आओ बिल्कुल। बताओ इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर v रिलेटिव की अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास f लग रहा है यार। अगर f लग रहा है तो यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन करें, क्योंकि हमने जब देखो इसको डिराइव कराया तो हमने क्या लिखा था उस ऊपर, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तभी हम मोमेंटम लगा सकते हैं। इसका मतलब मोमेंटम नहीं लगा सकते, इसका मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। क्या क्या फोर्सेस हुए इस पे, एफ लग रहा है पीछे की तरफ, एफ माइनस का एफ रिएक्शन, ये एम के मास को ए का एक्सेलरेशन देगा। एफ माइनस एफ रिएक्शन हो गया म्यू इंटू वी। ध्यान रखना वी आपके वेरिएबल है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा स्पीड चेंज होती जाएगी। भाई ये जो स्पीड वी है ये तो वेरिएबल है ना, इज इक्वल टू मास एम। बताओ इनिशियल मास था एम नॉट और टी टाइम में बताओ कितनी सैंड आ गई होगी, म्यू टी। बताओ इंटू ए, बताओ यही तो हुआ, एम नॉट प्लस म्यू टी। आपका क्लियर, ये हो गया दिस एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू एम नॉट प्लस म्यू टी। और एक्सेलरेशन बताओ कितना हो गया, डीवी बाई डी टी, यही तो आया। इंटीग्रेट करते हैं तो डीवी अपॉन एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू डी टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। बताओ टाइम जब जीरो था तब स्पीड ये रेस्ट पे था, टी जीरो पर रेस्ट पे था जीरो, और जनरल टाइम पे इसकी स्पीड जनरल वी। बात क्लियर पूरी तरह। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कहां से आया, ये कौन सा इंटीग्रेशन है, लॉग वाला है भाई। आपके बेसिक फॉर्मूला है dx अपॉन x, बताओ किसके बराबर होता है इंटीग्रल, log टू द बेस e इंटू एक्स। और इसी में अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ
a प्लस बी एक्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, log टू द बेस e a प्लस बी एक्स। याद आया? अब ध्यान रखो बेटा, ये अब फिजिक्स में यूज होने वाला सबसे ज्यादा फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा हम लोग इंटीग्रेशन अब यही आगे यूज करेंगे। डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट बाहर ले लो, 1 अपॉन बी एल एन ऑफ मतलब लॉग टू द बेस ई ए प्लस बी। अब तो लॉग पढ़ ली होगी ना सीरीज आप लोगों ने, दिस इज लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स, पक्का? बताओ इसकी बात करते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट बाहर आएगा, बताओ 1 अपॉन माइनस म्यू लॉग टू द बेस ई क्या आ जाएगा, एफ माइनस म्यू वी लिमिट 0 से v इज इक्वल टू, यहां पर x का कोफिशिएंट 1 अपॉन म्यू लॉग टू द बेस e एम नॉट प्लस म्यू टी टाइम 0 से t। बताओ ये म्यू से म्यू हटा देते हैं यहां पर, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनस, बताओ लॉग टू द बेस e एफ माइनस म्यू बी, और बताओ माइनस क्या आएगा, माइनस एफ। आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं डिवाइडेड बाय एफ, हाँ या ना, इज इक्वल टू ये आएगा लॉग टू द बेस ई, हाँ बोलो, टी रखेंगे तो कितना होगा, एम नॉट प्लस म्यू टी, माइनस का क्या हो जाएगा, एम नॉट। तो बताओ इसको एम नॉट, ऐसा तो नहीं, बताओ अगर माइनस अंदर ले जाए तो की पावर माइनस वन हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एफ अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन एम नॉट। अब बताओ दोनों तरफ लॉग है, लॉग हटा दें आप, क्या जल्दी से नोट करो बेटा, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां से लॉग हटा देंगे तो ये आ जाएगा हाँ, कैसे, एक सेकंड बेटा, ये आ रहा है, हाँ बोलो, v क्या आ रहा है, एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी, बस खत्म। ये आया एम नॉट प्लस म्यू। तो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बताओ ये यही तो आया। अब इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम बात करूं, आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब टी गोज टू इंफिनिटी की बात हो रही है। बताओ इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, एफ अपॉन एम नॉट, टी से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। बताओ टी गोज टू इंफिनिटी है तो एम नॉट अपॉन म्यू टी, बताओ ये टर्म 0 हो जाएगा। बताओ स्पीड, बताओ आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, और इस कांस्टेंट स्पीड को एक नाम दे देते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज टर्मिनल स्पीड, दिस इज नोन एज टर्मिनल। टर्मिनल स्पीड का मतलब ये होता है, बात करना बंद करो, कि आफ्टर लॉन्ग टाइम सिस्टम एक कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर लेता है, और वो ये आपके पास ये स्पीड है आपके पास। मतलब यहां पे अगर इसका रफ स्केच बनाओ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, टाइम वर्सेस स्पीड की बात करें, ये स्पीड ऐसे कुछ, ये ऐसे अचीव कर रही होगी एक, और ये किसको टेंड कर रही होगी, अगर ग्राफ में देखे इसको कभी टच नहीं करेगा, और ये स्पीड यही vt है, विच इज इक्वल टू f बाय म्यू। एट t गोज टू इंफिनिटी किसको टच कर लेगा, इस वाले फंक्शन को टच कर लेगा। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत, कोई डाउट इसमें किसी को?